नाम थे, उसमें तेलंगाना और आप थे, जो कांग्रेस से ज्यादा चंदा आपको मिल रहा टॉप था पे बॉन्ड। टॉप पे टॉप पे टॉप पे। हाँ, इन सवालों के जवाब आपकी सूती धोती और चप्पल नहीं दे पाएगी मैडम। हम्म, चुनाव से पहले हम लोग इससे बचते थे कि हम्म, ये न जाए कि भाई हम किसी का चुनाव प्रभावित कर रहे हैं। हम्म, डायरेक्ट सवाल आने पर बोल देते थे, बोला है इसलिए रिकॉर्ड पे है इसलिए बोल रहा हूं आज भी। आपने पूरा वातावरण किस तरह से वहां सृजित किया, बाकी राजनीतिक दलों के लिए क्या बचा हुआ? हम्म। आपने सिर्फ वही किया जो राहुल गांधी ने वहां कह दिया था। अब वो नहीं कहेंगे, क्योंकि अब वो भी इंडिया गठबंधन की ही बात करेंगे, अब चुनाव खत्म हो गया। लेकिन ये तो परिस्थितियां हैं, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जिस तरह से आपने भाई पिछले शीतल जी, आज जिस तरह से ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनके पास राहुल गांधी के फोन आए या सोनिया गांधी के आए या तेजस्वी के आए, हेमंत सोरेन के आए, स्टालिन के आए, सबके नाम गिना रही हैं, और मैं इंडिया गठबंधन की छोटी सी कार्यकर्ता हूं, आखिर में शायद ऐसी है बंगाल के अंदर, जहां जिन लोगों के नाम वोटर्स लिस्ट से हटाए गए हैं, वहां पर जो जीत और हार का फर्क है उससे कम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस पर विचार किया जाएगा, मगर क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा? मगर समानांतर तौर पर दोस्तों, राहुल गांधी का एक बयान सामने आया है जो बहुत ही सुलझा हुआ बयान है। जैसे कि आप जानते हैं, ममता बनर्जी की हार पर कांग्रेस के अंदर भी कई लोग इस बात पर जश्न मना रहे हैं। राहुल गांधी का ताजा बयान आपकी स्क्रीन पर। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की हार पर हमें जश्न नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि इस हार ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है कि वो लोकतंत्र का गला घोंट सकें। लिहाजा इस पर जश्न नहीं होना चाहिए, इस पर गंभीर विचार होना चाहिए। और यहां पर राहुल गांधी ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, राहुल गांधी ने क्या कहा था। याद कीजिएगा जब उन्होंने और इस सवाल के साथ कि अगर यह संभव होगा तो इसमें केंद्रीय एजेंसियों की बहुत बड़ी भूमिका होगी। चुनाव आयोग की भूमिका को भी कई तरह के संदेहों के साथ देखा गया। शुवेंदु अधिकारी, जो पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जिन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर से चुनाव लड़ा है, वो शुरू से कहते रहे कि 180 से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलेंगी और 12 बजे के आसपास के रुझानों में बीजेपी 180 सीटों पर आगे है। टीएमसी खिसककर 105 सीटों पर आ गई है। और अब एक सूचना, राजनीति में ही नहीं, जीवन में भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। बंगाल के चुनावों के रुझानों ने सबको चौंका दिया है। जीवन में भी ऐसा ही होता है, आप सोचते कुछ हैं, होता कुछ और है। चुनावी नतीजों की तरह जीवन का भी कोई भरोसा नहीं, कब जिंदगी यू टर्न ले ले और एक पल में ही सब बदल जाए। तब इंसान केवल अपनी तैयारियों के सहारे ही था, उसके धर्म, उसकी जाति का कोई आधार नहीं। मगर विजय ने अपने अभियानों और वादों से जनता का समर्थन हासिल कर राजनीति के बहुत सारे मिथकों को तोड़ दिया है। लगता है चुनावों के जानकार भी इसी वजह से विजय को नजरअंदाज कर रहे होंगे, कम आंक रहे होंगे कि ईसाई होने के कारण विजय का कोई सामाजिक आधार नहीं है। एक ईसाई फिल्म स्टार ने अपने मुद्दों और ऊर्जा के दम पर दो पार्टी में फंस चुकी जनता को उबार लिया और उनका समर्थन भी ले लिया। चुनाव बीतते बीतते विजय का तूफान उनके विरोधियों को दिखाई देने लग गया। एआईएडीएमके के एक पूर्व रणनीतिकार ने फ्रंटलाइन से कहा कि हर परिवार में विजय के लिए 1 या 2 वोट तो हैं। विजय 31 साल से फिल्मों में हैं, हर तालुका और जिले में उनके फैन क्लब हैं। इन सभी को पार्टी ऑफिस में उन्होंने टोटल फेल है, सारे फेल हो गए और आने वाले चुनाव बीजेपी के लिए बहुत डिफिकल्ट जाएंगे। लेकिन अब आने वाला चुनाव यूपी में 300 पार बीजेपी, आज लिख लीजिए, परिसीमन भी होगा, ये भी लिख लीजिए 2029 के पहले, और 700 सीटों में से 500 प्लस 600 प्लस बीजेपी आई तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये बीजेपी की ये नहीं है। इस विजय रथ को चला बीजेपी रहा है। इसके जो दो मुख्य पहिए हैं वो कौन से हैं? एक पहिया चुनाव आयोग है, दूसरा पहिया न्यायपालिका है। ओके, ये पहियों के साथ आपका विजय रथ चल रहा है, तो इसको रोकेगा कौन? इसी रोकने का काम कौन करता है? आप देखिए, जितने डिफॉल्ट वोटर्स है उससे कम ही गैप होगा दीदी के और
बीजेपी के टोटल वोट कद्दावर नेता दक्षिण भारत के हैं, वो चुनाव हार जाते हैं, अपना खुद का मुख्यमंत्री चुनाव हार जाते हैं, पार्टी कैसी तैसी हो जाती है। कहाँ तो ये कहा जा रहा था कि स्टालिन का सफर बड़ा आसान है। क्या विजय के पीछे भी बीजेपी का दिमाग तो नहीं है प्रोजेक्ट करने में? और क्या विजय से स्टालिन को हरवाया गया है? मैं ये पूछूं अगर। दीपक जी, तमिलनाडु की राजनीति में खासकर जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है उसमें डीएमके वर्सेस एआईएडीएमके ये पिछले 1969 या 71 से चल रहा था, 71 से, और तकरीबन इसको 55 साल हो चुके थे। एआईएडीएमके एक पार्टी थी और वो पार्टी जयललिता के देहांत के बाद वो धीरे धीरे डिफंक्ट होती जा रही थी, उस पार्टी का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। लेकिन तमिलनाडु में डेमोक्रेसी जिंदा है, इस बात को भी स्वीकार करना होगा। अगर राजनीतिक दल विकल्प दे पाने में सक्षम नहीं है तो जनता विकल्प की तलाश में विकल्प ढूंढ लेती। उत्तर भारतीय राज्यों की तरह 5 किलो राशन टीवीके के आत्मसम्मान के खिलाफ होगा, यानी बीजेपी से वे इस हद तक दूरी बना रहे थे। ऐसा कर एक तरफ विजय ने अपने आप को पुरानी द्रविड़ पार्टियों से अलग किया और बाहरी पार्टी के रूप में देखी जाने वाली बीजेपी के खिलाफ भी एक प्रमुख आवाज बन गए। लोग डीएमके और एआईएडीएमके के बीच चुन चुनकर ऊब चुके थे, इसलिए विजय ने खुद को एक नए विकल्प के रूप में पेश किया। विजय की सफलता में आपको एक नई पार्टी का कमाल ही नहीं दिखेगा, बल्कि बीजेपी को लेकर साफ साफ लाइन दिखती जाएगी कि वो बीजेपी के बारे में किस तरह से सोच रहे हैं। हमने अपने पहले वीडियो में आज के बता दिया कि हो सकता है विजय जब नंबर ना आए तो बीजेपी के साथ गठबंधन कर लें, सरकार बना लें। तब हमें उनके चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के खिलाफ कही गई इन बातों की जानकारी नहीं। जी हाँ दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको अपने चैनल में। तो जितने भी लोग हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों। और खबर आपके लिए लेके आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि बताया था कि तमिलनाडु में इलेक्शन हार गए। तमिलनाडु में उनका नहीं बैठता भारतीय जनता पार्टी का, एक तरह से अगर बताऊं तो वहाँ पे डोमिनेंट नहीं है। डीएमके जो स्टालिन थे वो पूरी तरह से हार गए हैं दोस्तों। वो लगाते कि अब की बार स्टालिन जो है वो सीएम नहीं रहेंगे, उनकी जगह पर विजय थलापति सीएम बन सकते हैं दोस्तों। पूरी तरह कन्फर्म है दोस्तों, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी वोट हैं, 108 सीटें उनके पास हैं। तो अब देखना ये है कि वो क्या कुछ करते हैं, ठीक है। हालांकि ये भी हो सकता है दोस्तों एआईएमडीएमके और डीएमके दोनों अलायंस कर ले, ठीक है, और अलायंस करके समझ रहे हैं दोस्तों कि सीएम बना ले अपना, ठीक है। 2.5 साल का गैप में वो सीएम बना ले, तो इस पे भी हो सकती है बातचीत, बट अभी कंफर्म नहीं कह सकते कि डीएमके पार्टी जो है और एआईएमडीएमके है वो किस तरह से लेंगे। और जिस तरह से विजय का उबार हुआ है तो कहीं ना कहीं राजनीति की एक सुपरस्टार का स्टारडम कहीं ना कहीं स्टालिन के आगे, स्टालिन वहाँ पर फेल हो गए हैं दोस्तों। और हालांकि लोगों ने एक नया चेहरे को चुना है, एक नई पार्टी को चुना है। तो अब देखना ही है दोस्तों क्या कुछ होता है और किस तरह से राजनीति होती है और विजय थलापति किस तरह से तमिलनाडु को आगे लेके चलते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको